मुझे टिकट मिला तो लोग बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के खेमे में मिठाइयाँ बटी। अच्छा, ये कमजोर कैंडिडेट कैंडिडेट आ गया। लेकिन उस समय हमारे जो प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के आदरणीय अमित शाह जी, वो एक एक सीट का उन्होंने अध्ययन किया था। तो ये जो अखिलेश यादव जी का पीडीए है, इस पे आपकी क्या राय है? जब कहीं झगड़ा मुसलमानों और यादव में होता है, जब कोई मुस्लिम किसी यादव लड़की के साथ छेड़खानी करता है, बलात्कार करता है, जब कोई मुस्लिम किसी यादव की हत्या करता है, तब आप कहीं भी अखिलेश यादव को उस पर आवाज उठाते नहीं देखेंगे। असल में रोज उनको मुसलमानों के सामने सफाई देनी पड़ती है। आप भरोसा बनाए रखिए, माफी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी डिम्पल यादव के सम्मान के लिए प्रदर्शन कर रही थी और चाह रही थी कि भाई अखिलेश जी भी उस पर कुछ तो डिम्पल जी ने उस पर प्रतिक्रिया दी। अब डिम्पल जी क्या करेंगे? डिम्पल जी इतनी संस्कारित महिला है कि वो अपनी पति के राजनीतिक के एजेंडा से बाहर नहीं जाती। विपक्ष हमेशा से ये सरकार पे आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक विशेष जातीय वर्ग को लगातार सरकार संरक्षण दे रही है। अखिलेश जी बात तो पीडीए की करते हैं, लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा पद जो सदन में होता है वो एक ब्राह्मण नेता को देते हैं। उनके कई नेता, कई प्रवक्ता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में ब्राह्मणों की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। जहां राहुल गांधी जी खुले मंचों पर ब्राह्मणों को गाली देते हैं। कन्नौज के नीरज पाठक कौन थे जिनका सिर धड़ से अलग करा दिया गया था और आरोप सीधे सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पर लगा था। नमस्कार। जनता की आवाज एक दूरदर्शी नेता, साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले और एक लंबा राजनीतिक इतिहास, ना कोई पहले से राजनीतिक पृष्ठभूमि और ना कोई चुनाव के अंदर कोई गॉडफादर। जी हाँ, आज एक ऐसे ही नेता हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे सतीश द्विवेदी जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सतीश जी, ये हमारा शो है पॉडकास्ट विद संजीव, जिसके अंदर हम आपके व्यक्तिगत जीवन से शुरुआत करके आपके राजनीतिक करियर तक की बात करते हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि दर्शक जो है सिर्फ करंट को जानते हैं, तो हमारा ये कोशिश रहता है कि हम पास्ट कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, पारिवारिक परिवेश कैसा रहा और राजनीति तक का सफर आपने कैसे तय किया। संजीव जी, मेरा गाँव सिद्धार्थनगर जनपद के विधानसभा क्षेत्र इटवा, जहाँ से मैं विधायक रहा, उसी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है सनिचरा। एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किसान थे। हाई स्कूल तक की शिक्षा भी गांव के पास ही के विद्यालय में हुई। उसके बाद पहले हमारा जिला हुआ करता था बस्ती, जो 1989 में 88-89 में वो सिद्धार्थनगर हो गया। तो हाई स्कूल के बाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए बस्ती आए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। फिर वहीं एपीएन पीजी कॉलेज में ग्रेजुएशन हुआ। फिर पीजी की पढ़ाई के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर चले गए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हुए अर्थशास्त्र में। किस सन की बात है आप? 2001 में। अच्छा, 2000। हमारी पोस्टिंग हुई बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में। कुशीनगर 2001 से 2018 तक, मतलब विधायक बनने के बाद तक कुशीनगर में रहे। उसके बाद स्थानांतरण के द्वारा अभी आ गए अपने गृह जनपद सिद्धार्थनगर में। बुद्ध विद्यापीठ पीजी कॉलेज है, उसमें अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में वर्तमान समय में आप प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो राजनीतिक सफर कब शुरू हुआ? कब आपको लगा कि आप तो मान लीजिए पढ़ाई में प्रोफेसर रहे और प्रोफेसर बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने काम में एकदम परिपक्व रहते हैं, तो आपको ऐसा कैसे लगा कि चलिए राजनीति में भी आते हैं? क्योंकि आपका काफ़ी लंबा जुड़ाव है राजनीति से। तो पढ़ाई के साथ साथ ये कॉम्बिनेशन बड़ा कम देखने को मिलता है। वो भी अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने वाले लोग तो बड़े चुपचाप होते हैं, बड़े शालीन होते हैं, उनका एक बंद कमरा और ऐसे कम बोलने वाले, और आप राजनीति एकदम दो चोर। ये कैसे हुआ? प्रत्यक्ष राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी में 2007 में आया, लेकिन उसके पहले छात्र राजनीति में जुड़ गया 1994 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी, जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण और एक सकारात्मक छात्र राजनीति को लेकर काम करता है। तो बस्ती में पढ़ाई के दौरान जब मैं एपीएन पीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था जी, उसी समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का अवसर मिला। क्योंकि मैं स्कूल के समय से डिबेटर था, कॉलेज में भी डिबेट कंपटीशंस में अक्सर भाग लेता था, पुरस्कार जीतता था।
तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग कई बार ऐसी प्रतियोगिताओं का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग उस समय एक युवा सप्ताह मनाते थे जी स्वामी विवेकानंद की जी। जयंती 12 जनवरी से 12 जनवरी को होती पहले एक सप्ताह चलता था, बाद में वो पखवाड़ा चलने लगा जी 23 जनवरी तक। तो वो लोग उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, पोस्टर कहानी प्रतियोगिता, ये सब आयोजन करते थे। कॉलेज में भी प्रौढ़ शिक्षा क्लब था, सतत शिक्षा क्लब था, उसमें भी होता था। तो उस प्लेटफॉर्म पर ही लोगों से भेंट हुई और विद्यार्थी परिषद में जुड़ गया ग्रेजुएशन के पहले साल में ही। तो 1994 से 2007 तक जी फिर बस्ती के बाद गोरखपुर, वहां विश्वविद्यालय में संगठन की ओर से छात्र संघ के चुनाव लड़ा। मैं लड़ा तो नहीं कभी छात्र संघ का चुनाव, लेकिन लड़ाने वाले लोगों में हम लोग थे, काम करते थे संगठन में। मैं छात्र के बाद अध्यापक हो गया 2001 में। तो विद्यार्थी परिषद में अध्यापक भी पदाधिकारी होते हैं जी। तो उस रूप में भी मैं जुड़े रहे आप लगातार? जुड़ा रहा। तो 2007 तक तो विद्यार्थी परिषद में के माध्यम से काम करता रहा। लेकिन चूंकि चाहे विद्यार्थी परिषद हो, भाजपा हो, ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े हुए एक विचार परिवार के संगठन है। तो कई ऐसे कार्यक्रम होते थे, कई ऐसी समन्वय बैठकें होती थी जिसमें मिलना जुलना होता था। तो कब धीरे धीरे 2007 में भारतीय जनता पार्टी मुख्य राजनीति में आप भारतीय जनता पार्टी, हमारे विद्यार्थी परिषद के काम के दौरान हमारे अभिभावक थे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे माननीय नागेंद्र जी, जिनके सानिध्य में बहुत साल काम करने का अवसर मिला। वो जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए 2002 में, 1-2 में उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री बन गए। तो बाद में उन्होंने कहा कि एक पार्टी का प्रकोष्ठ है, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, जिसमें कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। अच्छा। उस प्रकोष्ठ में काम करने के लिए वैचारिक लोगों की और पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, तो आप आइए इसमें काम करिए। तो उन्हीं के निर्देश पर फिर 2007 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। 2007 से 10 और 10 से 13, 6 साल तक हमारा यूपी में बीजेपी 6 जोन में बटी हुई है। 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, काम बड़ा है। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सहयोग के लिए 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो मैं गोरखपुर क्षेत्र का प्रशिक्षण कार्य का प्रभारी रहा 6 साल तक, 7 से 10 और 10 से 13 जी। 2013 के बाद धीरे धीरे मन में हमारे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी, लोगों ने भी कहना शुरू किया कि इटवा में आपको अपने क्षेत्र में आप पार्टी से जुड़े हैं, चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी और 2017 में पहली बार पार्टी से अनुरोध किया, पार्टी ने आपको टिकट मांगा चुनाव लड़ने के लिए, और मैं आजीवन रेडी रहूंगा कि पार्टी ने पहली बार में ही मुझे टिकट दिया। चुनाव हुआ, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रत्याशी बनाया। उस समय हमारे आदरणीय अभी जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, उनके आशीर्वाद से मैं इटवा से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। और फिर लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के समय बेसिक शिक्षा जैसे बड़े विभाग का मंत्री भी पार्टी नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया। तो मेरे लिए ईश्वर की और पार्टी की कृपा ही रही। मतलब आप ये समझिए कि 2017 में पहली बार चुनाव लड़े आप जी, और पहली बार ही चुनाव लड़ने के बाद आप तुरंत जो है मंत्री भी बन गए। न कोई पुराना इतिहास, न कुछ, मतलब पहली बार के विधायक, पहली बार में बड़ा आपको। मेरे परिवार में कोई ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं था मुझसे पहले, तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। हमारे पिताजी भी शुद्ध रूप से गांव के किसान थे, उनका भी कोई ऐसा राजनीतिक दायरा नहीं था। तो हमारे लिए तो जितना हुआ वो हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने पहली बार, वो कहीं ना कहीं आपका ग्राफ रहा होगा, आपका वर्क रहा होगा, जो इतने दिनों से आप 1994 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उससे जुड़े रहे और लंबा कार्यकाल रहे, ग्रेडिंग, ट्रेनिंग, और जैसे आप खुद एक प्रशिक्षक रहे हैं, वैचारिक और कार्य पद्धति का प्रशिक्षण जी तो विद्यार्थी परिषद से वहीं से मिला। और आपने काफी दिनों तक पार्टी के साथ बैकएंड में, आप कह सकते हैं कि पुरानी पीछे वाली सेना में आप रहे और लोगों को आपने ट्रेनिंग किया, और उसका फल मिला कि डायरेक्ट आपको विधानसभा में एंट्री मिलती है 2017 में। और एक बहुत बड़ा विभाग, एक प्रमुख, बड़ा होने के साथ साथ प्रमुख, और कह सकते हैं शिक्षा, जनता से जुड़ा हुआ और डायरेक्ट आप किसी की सेवा करने के लिए, देखिए शिक्षा आज की प्राथमिकता, और वो वाला विभाग मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं से आपको ये नहीं लगा जिस विधानसभा से आप आते हैं वो विधानसभा में आज तक जो वर्चस्व रहा है, वो आपके 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष रहे,
2 बार के मंत्री रहे, कद्दावर नेता, पुराने ब्राह्मण समाज के नेता, और उन्हीं के समक्ष एक और ब्राह्मण नेता। कैसा, मतलब उस समय आपको लगा नहीं कि इतने बड़े नेता के सामने मुझे चुनाव लड़ना है? और 2012, मतलब मुझे लग रहा है 12 से 17 सरकार भी समाजवादी पार्टी की थी। तो कैसे मन में, मतलब किस तरह के उथापोह थे आपके मन में कि क्या चुनाव किस स्थिति में लड़ा जाए? संजीव जी, जब मैं टिकट मांगने लगा इटवा से जी। और 2015 से उसकी सघन तैयारी में लग गया, तो मैं वहां हंसी का पात्र था। कारण ये था कि मैं 1978 में पैदा हुआ और श्री माता प्रसाद पांडे जी, जो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, समाजवादी पार्टी से विधायक थे, 6ठी बार विधायक थे, उनके सामने लड़ना था। वो 80 में पहली बार विधायक बने थे जब मैं 2 साल का था। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी थे और बड़े नेता थे। मुलायम सिंह जी के मित्र रहे हैं, अखिलेश जी उनको चाचा कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो लोगों को लगता था कि ये क्या लड़ेंगे माता प्रसाद पांडे जी के सामने। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि पार्टी मुझे ऐसे नेता के सामने खड़ा कर ही देगी, लेकिन मेरा मनोबल था, मुझे आत्मविश्वास था कि अगर अवसर मिलेगा, मैं थोड़ा, चूंकि गांव से संपर्क अनवरत बना रहा, मैं लोगों के मन के भाव समझ रहा था कि लोग उब चुके हैं और उनको लग रहा है कि इतना बड़ा नेता जो कई बार मंत्री रहा, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहा, उसके बावजूद भी हमारा जनपद सिद्धार्थनगर तो पिछड़ा हुआ जिला था ही, लेकिन इटवा तो उसमें से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। सड़कें टूटी हुई, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। बिजली, लोग बताते थे कि वो जब जाते थे इटवा तो बिजली आती थी, वो जैसे निकलते थे तो बिजली चली जाती थी। स्कूलों की हालत खराब, कोई भी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं, राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं, कोई एडेड डिग्री कॉलेज भी नहीं, और कई ब्लॉकों में पशु अस्पताल नहीं। आप कल्पना करिए कि आजादी के 70 साल बाद जनपद बना दिसंबर 1988 में, उसके 35 साल बाद तक एक भी टाउन एरिया नहीं। मतलब जिस इटवा में विधानसभा अध्यक्ष का निवास हुआ करता था, वह इटवा तहसील मुख्यालय होते हुए भी ग्राम सभा होती थी। अच्छा। कोई टाउन एरिया नहीं, कोई ITI नहीं, कोई पॉलिटेक्निक नहीं, कोई 7 मीटर चौड़ी सड़क नहीं, कोई विकास का कार्य नहीं, कुछ नहीं। लोगों को बहुत निराशा थी कि जब इतना बड़ा नेता, जिस पार्टी की कई बार सरकार बनी हो, जो हमेशा अपने मुख्यमंत्री के बगल में बैठता हो, विधानसभा की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता हो, वो कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता था कि लोग असंतुष्ट हैं और मैंने अपना एक विजन प्रस्तुत किया था कि मैं कोई विधायक बनने के लिए नहीं आया हूं, हम पति पत्नी प्रोफेसर हैं, जीवन ईश्वर की कृपा से अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं इस अपने क्षेत्र की, अपनी जन्मभूमि के पिछड़ेपन से दुखी होकर कुछ करने की मंशा से आया हूं। तो मैं तो इसलिए गया था, इसलिए लोग मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे। मैं ये भी सोच कर नहीं गया था कि अभी टिकट मिल जाएगा, मैं ये सोच कर गया था कि अब क्षेत्र को समर्पित होकर क्षेत्र के में काम करना है। पार्टी जब मौका देगी, चाहे 22 में दे, चाहे 29 में दे, तो लड़ेंगे और वहां की तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे। मुझे टिकट मिला तो लोग बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के खेमे में मिठाइयां बटी। अच्छा, ये कमजोर कैंडिडेट मिल गया, कैंडिडेट आ गया। लेकिन उस समय हमारे जो प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, आदरणीय अमित शाह जी, वो एक एक सीट का उन्होंने अध्ययन किया था, सर्वे कराया था, और उनको लगा था कि इटवा में अगर कोई नया चेहरा दिया जाए तो ये किला ध्वस्त हो सकता है। जबकि उस समय उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, जिनको लोग मानकर चलते थे कि कभी सपा नहीं हारेगी, उसमें से एक इटवा था। तो पार्टी ने मौका दिया, ईश्वर ने साथ दिया। आदरणीय अमित शाह जी स्वयं हमारे विधानसभा क्षेत्र में सभा करने गए। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी हमारे क्षेत्र में सभा करने गए और जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, मौका मिला। उसके पहले इटवा का कोई भी विधायक 2000 या 3000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव नहीं जीता था, और किसी भी विधायक को सर्वाधिक 56,000 वोट मिले थे। मैं 10,000 के अंतर से चुनाव जीता, विधानसभा अध्यक्ष तीसरे स्थान पर गए, और आजादी के बाद का सर्वाधिक 59,524 वोट मिला। मतलब सबसे ज्यादा मार्जिन से आप चुनाव जीतते हैं पहली बार में ही, और एक कद्दावर नेता, एक बड़े नेता को आपने
मात दी वहां पे 2017 के चुनाव में। चलिए, बहुत सारी उम्मीद लेके आप 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़े कि वर्तमान स्थिति, उस समय की जो स्थिति थी उसको देखते हुए कि इटवा में कुछ तो चेंज लाए। तो पिछले जो आपका कार्यकाल रहा, कहाँ तक सफल हुए आप उसके अंदर इटवा में, जो आपने अपने व्यक्तिगत कार्य किए हों अपनी विधानसभा के लिए? संजीव जी, मुझे एक बात का संतोष होता है कि जो सपना लेकर मैं राजनीति में आया था, मैंने कुछ और नहीं सोचा था। ईमानदारी से कहूं, बस केवल एक बात मन में थी कि अगर इटवा का विधायक बनने का अवसर मिला तो अपनी जन्मभूमि के माथे पर जो पिछड़ेपन का कलंक है, बड़े बड़े नेता के होते हुए, सरकारों से जुड़े हुए नेता के होते हुए, उसको मिटाने का काम करूंगा। और मैं सौभाग्यशाली था कि मैं चुनाव लड़ा, तब केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार 2014 में बन चुकी थी। हम विधायक बने तो प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र से बखूबी परिचित थे, क्योंकि वो गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से निकलते थे और देवी पाटन शक्तिपीठ भी उन्हीं के मतलब संरक्षण में पीठ भी, हाँ, वहाँ के भी पीठाधीश्वर है। तो जाने का उनका रास्ता ही हमारा जिला होता था। और कई बार, चूंकि हमारा जिला मुस्लिम बहुल जिला है, तो कई बार हिंदू मुस्लिम संघर्ष की स्थिति आती थी, हिंदुओं के उत्पीड़न की स्थिति आती थी। तो समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में उस क्षेत्र का एक उम्मीद हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने का केवल योगी आदित्यनाथ जी ही होते थे। तो वो रग रग से परिचित थे। ऐसे समय में मैं विधायक बना, तो इसलिए मुझे इस बात का संतोष होता है कि जो 35 साल में 6 बार के विधायक रहते हुए जो माता प्रसाद पांडे जैसे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो नहीं कर पाए थे या करना नहीं चाहे थे, दोनों बातें हैं। मुझे लगता है वो करना चाहते तो जो उनकी स्थिति थी वो कर सकते थे, लेकिन वो सब में एक ही कार्यकाल में, और हमारा कार्यकाल तो कोरोना ग्रस्त रहा जी। आधा कार्यकाल तो 2 साल 2.5 साल कोरोना में गया, और मैं पहली बार का विधायक था, कोई मुझे पुराना अनुभव ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद 7 मीटर चौड़ी सड़कें, लगभग 67 किलोमीटर हमारे प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी और उस समय लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव जी थे। 22 किलोमीटर की एक सड़क, 22 किलोमीटर की एक सड़क, 18 किलोमीटर की एक सड़क, ये बड़ी सड़कें मैं बता रहा हूँ। और बहुत सारे गांव थे जो मेरे विधायक बनने तक पक्की सड़कों से नहीं जुड़े थे, लेकिन जब मैं 22 का चुनाव लड़ रहा था तो मैं मंच से चुनौती देता था कि अगर कोई भी गांव आज की तिथि में पक्की सड़क से ना जुड़ा हो तो मैं वापस चला जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। 70 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कें बनी। राजकीय ITI भी निर्माण शुरू हुआ, राजकीय पॉलिटेक्निक भी आया, अब लगभग निर्माण दोनों का पूरा होने वाला है। राजकीय इंटर कॉलेज भी बनवाया। राजकीय डिग्री कॉलेज का शिलान्यास बिस्कोहर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करने गए। इटवा और बिस्कोहर 2 बड़े मार्केट थे, जो टाउन एरिया बना हमारे ही ब्लॉक में, जिसमें मेरा घर पड़ता है। पूरे जिले में 14 ब्लॉकों में उस एक ब्लॉक में पशु अस्पताल आजादी के बाद से किसी के मकान में चल रहा था, उसको एक स्वतंत्र भवन मिला। फायर स्टेशन के लिए जमीन चिन्हित कराया, रोडवेज के लिए जमीन नहीं मिली, इसलिए स्वीकृति के बाद बन नहीं पाया। मिनी स्टेडियम के लिए जमीन खुजवाया। ये 3 प्रोजेक्ट ऐसे रह गए। नहीं तो इसको छोड़कर जितने एक विधानसभा में चीजें होनी चाहिए जी, वो सब हुआ। जिन नदियों पर जहाँ पुल सकरे थे या जहाँ पुलों का अप्रोच खराब था, तमाम सारे गांव में मैं मंत्री संयोग से बेसिक शिक्षा का मंत्री बन गया, तो जो जर्जर स्कूल थे ऐसे लगभग 150 स्कूलों को ध्वस्त करके प्राथमिक नया भवन दिया प्राथमिक के। इटवा अस्पताल पुराना हो गया था, बहुत कब का बना हुआ, उसको ध्वस्त करके नया बनाया जाए, उसको स्वीकृत कराया। अब जा करके धन मुक्त हुआ है, अभी उसका निर्माण होने जा रहा है। कई गांव का, कई सड़कों का जो विलेज रोड थे उनको उच्चीकृत करा के अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की कैटेगरी में लेकर आया, उनका चौड़ीकरण हुआ। बहुत सारे उसी समय के स्वीकृत सड़कों पर इस समय काम हो रहा है। तो मुझे इस बात का संतोष होता है जब लोग कहते हैं कि जो 35 साल में 6 बार 7 बार विधायक रह करके जो एक बड़े नेता नहीं कर पाए, वो एक नए विधायक ने अपने एक ही कार्यकाल, कोरोना ग्रस्त कार्यकाल में कर दिया। ये बातें जब जनता कहती है तो मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मोदी जी, योगी जी दोनों का आशीर्वाद था। सरकार उस क्षेत्र की समस्या से परिचित थी। भाजपा वैसे ही विकास की राजनीति करती है और मैंने उसका भरपूर उपयोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे मन में होता भी था कि लोग सोचेंगे एक प्रोफेसर विधायक बना क्या किया,
इसलिए शिक्षा क्षेत्र में तो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, ये 4 संस्थान एक ही कार्यकाल में लाया, चारों लगभग बनकर तैयार है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, एक बड़े विभाग की बेसिक शिक्षा की, और एक मैं कहता हूँ मूलभूत चीज है शिक्षा। आज शायद शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे देश को आगे लेके जा सकता है और एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, ताकि विश्व पटल पे हमारी एक अच्छी हाजिरी हो सके। शिक्षा के क्षेत्र पे आपको क्या लगता है, आपने कैसे कदम उठाए पहले की शिक्षा और आपके कार्यकाल में ऐसे कौन से अभूतपूर्व कार्य थे जो आपने किए जिसकी वजह से शिक्षा को एक नया आयाम मिला? देखिए संजीव जी, मैं सरकार आने के बाद लगभग आधे कार्यकाल के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद विस्तार में बेसिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बना। सरकार ने उसके पहले एक रोड मैप सेट कर दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि वो चूंकि जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले 4 बार 5 बार सांसद रह चुके थे, फील्ड में रहते थे हमेशा, भले ही वो पीठाधीश्वर थे, लेकिन जन समस्याओं को लेकर एक पहले से सांसद थे, युवा सांसद रहे, फील्ड में रहे, सक्रियता रहते थे। जब समस्याओं से परिचित थे तो उन्होंने एक जो ऑपरेशन कायाकल्प शुरू, उन्होंने देखा था कि किस तरह से बेसिक शिक्षा के स्कूल, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे उच्च प्राथमिक हो, जर्जर थे, भवन नहीं था, शौचालय नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, टीचर नहीं थे स्कूलों में। तो पहले से ही ऑपरेशन कायाकल्प उन्होंने शुरू किया था, पंचायतों की मदद से और विभाग की मदद से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का और शिक्षकों की भर्ती का अभियान भी उन्होंने पहले से शुरू कर दिया था। मैं आया तो स्वाभाविक रूप से, चूंकि मैं स्वयं एक शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बरसों काम करने का अनुभव, प्रशिक्षक भी रहे, उस समय हम लोग ये मुद्दा ही उठाते थे कि मतलब शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। सही बात है, किसी देश का विकास बिना उसके शिक्षा क्षेत्र के। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कायाकल्प था उसको थोड़ा और स्पीड अप किया, मिशन मोड में उसको चलाया, उसमें तेजी लेकर आए। हमारे प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर नगरीय विद्यालयों के कायाकल्प के लिए नगर विकास विभाग को भी उससे जोड़ा, कंपनियों के CSR फंड को भी उससे जोड़ा गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय तो हमारे 1,58,631 विद्यालय, बाद में एक ही कैंपस जहां प्राइमरी और जूनियर का था वो हमने इकट्ठा किया, कंपोजिट विद्यालय, तो भी 1,35,000 से अधिक हमारे विद्यालय के कैंपस। तो उनमें से बड़ी संख्या में विद्यालयों का कायाकल्प हुआ। आजादी के बाद पहली बार लोगों ने सरकारी स्कूलों के फर्श पर टाइल देखी, पीने की पानी की व्यवस्था हुई, समरसेबल पंप लगाए गए, स्मार्ट क्लासेज लगे, फर्नीचर मिलना शुरू हुआ, बच्चों को जूता, मोजा, स्वेटर, यूनिफॉर्म, कॉपी, किताब, बैग, ये तो मेरे आने से पहले ही सरकार ने देना शुरू कर दिया था। उसको और बेहतर बनाया। हमारे आने के बाद एक परिवर्तन हुआ कि वो कई बार शिकायत होती थी कि अच्छा नहीं मिल रहा है, समय से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अभिभावकों के खाते में DBT से पैसा भेजना शुरू हुआ कि एक पिता से बेहतर अपने बच्चे के लिए कौन सोचता है, सही खरीद सकता है। शिक्षकों को 48 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे, दिन भर उसी में समय चला जाता था, उसको कम करके 18 शिक्षक पर लेकर आए। स्कूलों में मनरेगा के माध्यम से डाइनिंग हॉल बने, सेट बने, किचन सेट बने, मिड डे मील की निगरानी के लिए 6 माताओं की समिति की माँ कमेटी बनाई। जो आकर्षण निजी स्कूलों में होता है उसकी भरपाई करने के लिए हर स्कूल को एनुअल फंक्शन करने का निर्देश दिया, बजट भी उसका उपलब्ध कराया। स्कूलों में योगा अनिवार्य किया, प्रार्थना के समय एक पीरियड गेम का अनिवार्य किया, स्कूलों के बच्चों का जिले के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थानों का टूर का प्रोग्राम शुरू किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और यह सुनिश्चित किया कि अध्यापक स्कूल आए बच्चों के, क्योंकि बेसिक शिक्षा में जितने योग्य अध्यापक हैं, जितने हायर एजुकेटेड और जितने वेल क्वालिफाइड स्किल्ड टीचर्स, वो बहुत सारे निजी क्षेत्र के स्कूलों में नहीं है। तो अपील भी किया और वो प्रवृत्ति बदली भी, लोग स्कूल आने लगे, अच्छी पढ़ाई शुरू हुई, और धीरे धीरे देखते देखते मैं जब तक था उसी समय, मतलब योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ही 17 से 22 में ही लगभग 55 से 60 लाख छात्रों का नामांकन बढ़ चुका था। जो विद्यालय समाजवादी पार्टी की सरकार में खाली रहते थे, केवल टीचर बैठे रहते थे, वहां बच्चे भर गए, बल्कि एडमिशन के लिए सिफारिशें होने लगी। और सरकार ने उस कार्यकाल में 17 से 22 में ही लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की।
अच्छा, 2-3 बार में, हाँ, उस 5 साल के कार्यकाल में। और 22 तक ये स्थिति हो गई थी जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में ताले बंद रहते थे स्कूलों में, या कुछ स्कूल केवल शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे थे। लेकिन योगी सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में ऐसा कर दिया कि हर विद्यालय को शिक्षक मिल गए, 1, 2, 3, जहां जैसी स्थितियां थी। तो मुझे इस बात का भी संतोष होता है कि थोड़ा ही समय मिला, 6 महीना में मुश्किल से काम किया था, अगस्त से लेकर मार्च तक। तब तक कोरोना आ गया, स्कूल बंद हो गए, फिर खुले, फिर बंद हो गए। लेकिन उतने दिनों में ही बेसिक शिक्षा की एक तस्वीर बदली। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था कि जहां हमारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां सारी की सारी व्यवस्था निःशुल्क है, तो उनको भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी के और हमारे प्रधानमंत्री जी के इस सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सपने को पूरा करने में मुझे लगता है कि मैंने जितना हमसे संभव था उतनी कोशिश की और उसको आगे भी बढ़ाया। बेहतर परिणाम। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपका कार्यकाल। अब कुछ मान लीजिए 22 तक आपने बड़ा अच्छा कार्यकाल भी रहा, चुनाव भी रहा, सब कुछ। 22 के बाद आप चुनाव लड़े, दोबारा से टिकट मिलता है, इतने अच्छे कार्यकाल के बाद कहाँ से जनता रूठ गई आपसे? संजीव जी, मैं चुनाव जरूर हार गया 1,500 वोट से, लेकिन जनता नहीं रूठी मुझसे। क्योंकि आप देखेंगे अगर तो मुझसे पहले 1993 में भाजपा वहां जीती थी, और उसके बाद लगातार भाजपा का वोट घटता गया वहां। मतलब 28,000 हुआ, फिर 20,000 हुआ, फिर 15,000 हुआ। 12 के चुनाव में 15,000 कुछ वोट मिले थे पार्टी को। मैं चुनाव जीता तो लगभग 60,000 वोट पाकर। इस बार हारा भी तो वोट बढ़ा, मैं 62,500 वोट पाया। हमारी हार का एकमात्र कारण ये था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा, जातीय समीकरण थोड़ा बताइए, वहां का क्या है? 34-35% माइनॉरिटी है। और इस चुनाव में 22 के चुनाव में इतना पोलराइजेशन था, वो कम्युनल पोलराइजेशन इतना था कि आप सोचिए, मैं 17 के चुनाव में मैं 60,000 लगभग वोट पा रहा हूँ। बसपा के प्रत्याशी हाजी अरशद खुर्शीद वो लगभग 50,000 वोट पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष 44,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर जा रहे हैं। हमारा वोट कम नहीं हुआ, मैं इस चुनाव में 62,500 वोट पाया। पिछले चुनाव से मेरा वोट बढ़ा, लेकिन वो अब कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए जो रनर थे, 50,000 से घटकर वो 10,000, 11,000 पर चले गए। बसपा से एक दूसरे प्रत्याशी लड़े, वो केवल 24,000 पर सिमट गए। तो जो वोट बसपा से रिलीज हुआ वो सपा में जाकर के, हाँ, अल्पसंख्यक, मतलब ये कहा जा सकता है कि वोट सपा पर एक मुश्त पोलराइज हो गया, और वो 44,000 से बढ़कर के 20,000 बढ़े, 64,000 पर गए, मैं 62,000 पर, और 1,500 की मार्जिन से मैं चुनाव हार गया। तो मैं आज भी इटवा की जनता का ऋणी हूँ, जो बीजेपी का वोटर है, बीजेपी का शुभचिंतक है, जो हमारी विचारधारा का मतदाता है, उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण था उसके कारण मैं चुनाव हार गया। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो अदर प्रतिद्वंदी हैं वो भी चुनाव, अगर जिस हिसाब से पिछली सरकारों में लड़े थे, अगर वो वोट कहीं वहां डिस्ट्रीब्यूट होता बसपा का तो ऑटोमेटिक आपका बसपा का वोट पिछले चुनाव में 50,000 करके 24,000 आ गया। तो एक मुश्त जो है, एक बड़ा वर्ग वहां अल्पसंख्यक है, वो इकट्ठा हो गया सपा पर। क्योंकि ये दुर्भाग्य है इस देश का भी और उत्तर प्रदेश का भी। मोदी सरकार ने इस देश के विकास के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों को आवास मिला, राशन मिला, शौचालय मिला, अन्य लाभ मिले। हमने तमाम अल्पसंख्यक, हम जब गांवों को सड़क से जोड़ रहे थे तो बिल्कुल नहीं देख रहे थे कि वहां अल्पसंख्यक रहता है कि बहुसंख्यक रहता है। सड़कें बनाई, जो भी किया सबके काम के लिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक विकास को ध्यान में रख करके वोट नहीं करता है, तो उसका नुकसान हुआ हमको भी। जनता के दिल में प्यार पहले भी था, आज भी है, और वो ना उत्साह कम हुआ है मेरे प्रति, ना समर्थन। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने एक प्रश्न खड़ा किया है जातीय समीकरण का, कि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश की राजनीति में जो पोलराइजेशन हुआ, जो जातीय बंटवारा हुआ, उससे आपका वोट ग्राफ तो बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी हार मिली, चुनाव के परिणाम जो है वो आपके विपरीत रहे। ये बताइए, जो आज के समय की राजनीति है उत्तर प्रदेश के अंदर,
और जो कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे जातीय समीकरण पर आधारित हो गई है पूरी तरीके से। हर पार्टी अपना एक जाति विशेष एजेंडा लेके चल रही है, चाहे वो कोई क्षेत्रीय दल हो। क्षेत्रीय दलों की बात करूं तो मैं सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, और या कहीं ना कहीं अब जो है समाजवादी पार्टी एक अपना एजेंडा लेके चल रही है, पीडीए। तो ये जो अखिलेश यादव जी का पीडीए है, इस पे आपकी क्या राय है? इसको कैसे देखते हैं, जो उन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक एजेंडा बनाया है और 2024 का वो फलसफा कि उनको सीट में बढ़ोतरी भी हुई, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि जब एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक संकल्प लेकर काम कर रहे हैं कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत एक विकसित देश बने। भारत जो 2014 के पहले दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, बीच में 5वें स्थान पर आई, आज 4थे स्थान पर है, तीसरे स्थान के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक दुनिया की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बने, हम अमेरिका के समानांतर, अमेरिका और चीन के समानांतर खड़े हो सके। वहीं देश के दूसरे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अधिकांश दल केवल जाति और संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं। एक समय था जब कांग्रेस एक बड़े मासपेश का दल हुआ करता था, लेकिन आज तो कांग्रेस का भी व्यवहार मतलब कई क्षेत्रीय दलों की तरह हो गया है, बट गया है। वो या तो अल्पसंख्यक की राजनीति कर रही है, नहीं तो वो भी जातीय राजनीति पर आ गई है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं जिनकी पहचान जरूर जातीय दलों के रूप में रही है, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए तो निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास उस विजन के साथ काम कर रहे उस हैं। विजन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक तरह से एक अम्ब्रेला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना है और उसी अम्ब्रेला के तहत काम करने के कारण आज देश भी आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश भी आप देखेंगे 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, जो अराजकता, खराब कानून व्यवस्था, खराब बिजली व्यवस्था, खराब सड़क, लूट पाट, डकैती, छिनैती, लड़कियों के साथ छेड़खानी, बलात्कार, इन सब के लिए जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। आज देश की दूसरे बड़े अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश के रूप में चल रहा है। रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश का जो मुख्य विपक्षी दल है वो या उसका सहयोगी कांग्रेस दिन भर केवल जाति की बातें कर रहे हैं। कल मैंने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट किया, हालांकि बहुत सारे लोग भाव नहीं समझ पाते हैं, उसकी संकीर्ण व्याख्या करते हैं। मैंने एक सवाल खड़ा किया कि भाई अखिलेश जी तो रोज पीडीए करते हैं, यद्यपि वो अपने पीडीए को पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कहते हैं। मैं उनके पीडीए को एक अलग व्याख्या करता हूं और मैं कहता हूं कि अखिलेश जी का जो पीडीए है वो आप समझ सकते हैं कि पार्टी डिपेंडेंट अपॉन अल्पसंख्यक। अच्छा, ये नई परिभाषा सुनने को मिली है, पार्टी डिपेंडेंट ऑन अल्पसंख्यक। मतलब पूरी तरीके से आपने उनको अल्पसंख्यक वो केवल पार्टी जो है घोषित कर दिया है। क्यों कहता हूँ, इसके पीछे कारण ये है जी कि जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई बरसों से वो यादवों की राजनीति करते आए, बाद में राम मंदिर आंदोलन के बाद मुस्लिम यादव ये दोनों जुड़ गया। यद्यपि कि मुलायम सिंह जी को का बेस थोड़ा और था, बहुत सारे पिछड़े जातियों के नेता मानते थे, लेकिन पूरे प्रदेश में जब कोई घटना यादव और अदर यादव हिंदू के बीच होती है जी, तो अखिलेश जी उस समय अपने को पिछड़ा वर्ग का नेता भी नहीं समझ पाते, ना अपने को उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री मानते हैं। सपना तो बहुत है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो एकदम से यादव नेता के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन जब कहीं झगड़ा मुसलमानों और यादव में होता है, जब कोई मुस्लिम किसी यादव लड़की के साथ छेड़खानी करता है, बलात्कार करता है, जब कोई मुस्लिम किसी यादव की हत्या करता है, तब आप कहीं भी अखिलेश यादव को उस पर आवाज उठाते नहीं देखेंगे। गंभीर आरोप अभी हाँ, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और ये घटनाएं दे सकता हूँ। ना अखिलेश जी ना उनके जो स्थानीय नेता हैं, अभी आपने देखा जब एक सांप्रदायिक राजनीति की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए, निम्न स्तर पर पहुंचते हुए अखिलेश जी ने दिल्ली में किसी सांसद के घर की बजाय एक मस्जिद में जब अपनी पार्टी के सांसदों की बैठक की, उनको रोज उनको मुसलमानों के सामने सफाई देनी पड़ती है।
अच्छा। कि मतलब हम आप ही की पार्टी हैं, आप भरोसा बनाए रखिए, हम आप ही की पार्टी हैं। तो जब उन्होंने अपने सांसदों की बैठक एक मस्जिद में की, तो मैं, यद्यपि कि वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन मैं इस मामले में आदर करता हूं कि श्रीमती डिम्पल यादव जी हमेशा एक भारतीय वेशभूषा में, साड़ी में, और वो भी बहुत ही संस्कारित ढंग से वो रहती हैं, उसी रूप में वो गई थी उस बैठक में। उनका, उनकी वेशभूषा निश्चित रूप से कहीं से कोई आपत्तिजनक नहीं थी। और एक मौलाना बहुत ही ऊंचे स्तर की टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर, उनके वस्त्रों को लेकर के, और उसके बाद भी अखिलेश यादव और पूरा समाजवादी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम कोई कुछ नहीं बोलता है। नहीं, वो तो विपक्ष तो सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। नहीं गलत, वो मौलाना वो कहते हैं उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऐसी टिप्पणी करने को थोड़े कहा था, नहीं तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी संसद भवन के बाहर डिम्पल यादव के सम्मान के लिए प्रदर्शन कर रही थी और चाह रही थी कि भाई अखिलेश जी भी उस पर कुछ तो डिम्पल जी ने उस पर प्रतिक्रिया दी कि भारतीय जनता पार्टी, डिम्पल जी इतनी संस्कारित महिला है कि वो अपनी पति के राजनीतिक के एजेंडा से बाहर नहीं जा सकती हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने तो आपके सरकार के ऊपर ही आरोप लगा दिया डिम्पल जी ने कि अगर उनको हमारी इतनी चिंता है तो वो पहले मणिपुर की बहनों की चिंता नहीं, वो गलत आरोप लगाए, उन्होंने गलत व्याख्या की। दोनों दो अलग अलग बातें थी। मणिपुर की अलग तरह की समस्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जातीय संघर्ष बहुत पुराने रहे हैं, जिसको कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने और वामपंथी दलों ने लगातार बढ़ावा दिया है। उसको, उसका समाधान करने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन वो मामला और डिम्पल यादव के ऊपर टिप्पणी का मामला, ये दोनों अलग अलग मामले थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ना तो पिछड़ा वर्ग किसी गलतफहमी में रहे और ना ही यादव समाज किसी गलतफहमी में रहे। जिस दिन अखिलेश यादव जी को कहीं भी मुस्लिम और यादव के बीच चुनना होता है तो वो मुसलमानों के साथ ही खड़े होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो पीडीए है वास्तव में पार्टी डिपेंडेंट अपान अल्पसंख्यक है। तो अभी जब मैंने पोस्ट किया कि भाई जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय विश्लेषण नहीं करती जी, योग्यता के आधार पर, कार्यकर्तापन के आधार पर, पद की जैसी आवश्यकता होती है उस अनुरूप प्रत्याशी चुनती है। हमारे सीपी राधाकृष्णन जी कई प्रदेशों के राज्यपाल रहे, दक्षिण भारत से आते हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों, कई और भाषाओं पर, तेलुगु पर, तमिल पर, तमाम भाषाओं पर उनका कमांड है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करना होता है, तो उनके एक लंबे इस तरह के राज्यपाल वाले अनुभव के कारण उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। तो अब रोज पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी, तो अखिलेश जी को तो खुला समर्थन देना चाहिए उनको पीडीए के आधार पर। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये सचिव स्तर के अधिकारी केंद्र में ये ज्यादातर सामान्य वर्ग के हैं, ओला उबर की टैक्सी के ड्राइवर सामान्य वर्ग के हैं, वो तो तमाम इस तरह का विश्लेषण करते हैं। तो उनके नेतृत्व में उपराष्ट्रपति पद का सामान्य वर्ग का उम्मीदवार कैसे आ गया? मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं कोई सामान्य वर्ग का विरोधी नहीं, हम तो, हमारी पार्टी में कोई इस तरह का विश्लेषण नहीं होता, हमारे यहाँ तो सब है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ब्राह्मण है तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे शीर्ष नेता एक समाज के अति पिछड़े जाति से आते हैं। तो हमारे यहाँ तो संपूर्ण हिंदू समाज या संपूर्ण देश को एक गुलदस्ता के रूप में, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम टीम इंडिया के रूप में काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास जब वो कह देते हैं तो कोई जाति कोई धर्म उसमें से छूटता नहीं है। हमारी पार्टी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जो दिन भर ये राजनीति करते हैं पीडीए वाली, वो राजनीतिक मंचों पर क्या बोलते हैं और उनका चुनावी व्यवहार क्या होता है ये देश देख रहा है ना। इसलिए केवल ढकोसला है, जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने संविधान बदल देंगे, वो सिगुफा छोड़ा, तो फिर पीडीए का सिगुफा छोड़ा, फिर उससे भी बात नहीं बन रही थी तो चुनाव आयोग का सिगुफा छोड़ा, वो भी भांडा फूट गया। अभी जिस सीएसडीएस के आंकड़े के आधार पर वो पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल गांधी का चल रहा था, उनके प्रमुख संजय कुमार ने कह दिया नहीं साहब वो तो गलती हो गई, हमने गलत आंकड़े दे दिए थे। तो ऐसे ही रोज कोई ना कोई साजिश करते रहेंगे। दुर्भाग्य है कि इनके इस चुनावी षड्यंत्र में देश का नुकसान हो रहा है और ये देश को संविधान और लोकतंत्र से अलग हटाकर अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं राहुल जी, अखिलेश जी जैसे। सतीश जी, आप बहुत मुखर होके राजनीतिक मुद्दों पे जो जातीय समीकरण है उस पे आप बोल रहे हैं।
इसी पे मेरा एक प्रश्न जो विपक्ष लगातार लगा रहा है, मैं विपक्ष के एक प्रश्न को आपके सामने रखता हूँ। विपक्ष हमेशा से ये सरकार पे आरोप लगा रहा है, वर्तमान सरकार हो या पिछली 2017 से 22 का कार्यकाल हो, कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक विशेष जातीय वर्ग को लगातार सरकार संरक्षण दे रही है। उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अब चूंकि ये बहुत सोशल मीडिया में और सरकार इतने गहरे स्तर की जातीय राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, इसलिए उसे ध्यान भटकाने के लिए उसको बातें कहनी पड़ती है। अखिलेश जी पीडीए करते हुए अपना नेता प्रतिपक्ष किसको बनाते हैं? पांडे जी को बनाते हैं। तो कहीं जो उनका कोर वोटर है, कहीं जो उनका बेस है, कहीं जो उनका अल्पसंख्यक है और यादव है, उसका ध्यान इस पर ना जाए कि अखिलेश जी बात तो पीडीए की करते हैं, लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा पद जो सदन में होता है वो एक ब्राह्मण नेता को देते हैं। तो उसे ध्यान भटकाने के लिए उनको किसी दूसरे के ऊपर इंगित करना होता है। तो ये केवल विपक्ष, तो पार्टी समीकरण अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी संगठन जी एक ऐसा संगठन है जी, और एक ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित है जी, कि वो किसी एक जाति के आधार पर चल ही नहीं सकता। आप इसके पदों को देखें, हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, इन तीनों लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि समाज के सारे सामान्य ओबीसी से लेकर के पूरा मंत्रिमंडल आप देख तो हर वर्ग का एससी एसटी ओबीसी सबको लेकर जनरल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब तरह का आपको दिखेगा। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल, हमारे द्वारा सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले राज्यपालों को आप देखेंगे। आप बताइए, मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप इस तरह का देखते जाएंगे, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप देखिए, सैनी साहब को, चाहे हमारे जिसको हमारे दल ने, आज वो राष्ट्रपति हैं, दलीय मामलों से ऊपर हैं, लेकिन प्रत्याशी तो उनको बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, देश के आदिवासी समाज से जुड़ी हुई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अभी देखिए उपराष्ट्रपति पद पर एक ओबीसी को लेकर आए। एपीजे अब्दुल कलाम जी को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने राष्ट्रपति बनाया। हम आगे भी बनाए रखना चाहते थे, उनको एक और कार्यकाल देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल उस पर सहमत नहीं हुए। जो पिछड़ा वर्ग आयोग होता है उसको संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो तमाम ऐसे भाजपा के कार्य व्यवहार से, भाजपा सरकार की नीतियों से, भाजपा सरकार की नियुक्तियों से आप किसी जाति की पार्टी होने का आरोप नहीं लगा सकते। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने जो विपक्ष ने आरोप लगाया। अब विपक्ष, जैसे कि आप पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, स्वतंत्र प्रभार में राज्य मंत्री रहे आप, विपक्ष ने बड़ा हल्ला मचाया इस बार। अभी पीडीए के आगे उन्होंने पाठशाला, अब वो तो हर चीज में पीडीए को पहले रखते हैं, उसके आगे उन्होंने जो विद्यालय का जो मर्जर हुआ प्राथमिकी के, उसको लेके उन्होंने पीडीए पाठशाला को सामने लेके आया और उन्होंने जगह जगह पीडीए पाठशाला चलाई। मेरे दो प्रश्न हैं। पहले, आप इस मर्जर को कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है कि शायद जनता अभी तक यही नहीं समझ पा रही कि मर्जर क्या है, क्यों हो रहा है, किन स्थितियों में हो रहा है। तो थोड़ा सा आप पहले बताइए, ये मर्जर है क्या? अभी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। मुख्यमंत्री, सही कहा। लोग इस अवधारणा को समझ नहीं पा रहे थे और भ्रम में होने के कारण ही कई तरह की बातें हो रही थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी वक्तव्य दिया है और बाहर भी उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। यही अंतर है मर्जर में और पेयरिंग में। मर्जर शब्द का इस्तेमाल सरकार ने नहीं किया है, सरकार ने पेयरिंग शब्द का इस्तेमाल किया। क्या मतलब? इस शब्द को लोगों ने समझा नहीं। मर्जर का मतलब होता है एक विद्यालय का दूसरे विद्यालय में विलय। पेयरिंग का मतलब होता है एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय के साथ जोड़ना। समक्ष सरकार ने जो किया कि जैसे मान लीजिए, और ये भी कहा कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो सर्व शिक्षा अभियान हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लेकर आई, उसके पहले तो कई किलोमीटर तक गांव के बच्चों को पैदल चलकर और बड़ी कठिन यात्रा करके पढ़ने जाना पड़ता था। लेकिन उस समय मानव संसाधन मंत्री हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 96 की बात कर रहे हैं, एचआरडी मिनिस्टर थे। सरकार ये सर्व शिक्षा अभियान लेकर आई और ये कहा कि हर 1 किलोमीटर में कम से कम उसको प्राथमिक विद्यालय मिलने चाहिए, ताकि गांव के आदमी को ज्यादा चलना ना पड़े। तो सरकार ने ये कहा कि कहीं पर अगर 1 किलोमीटर के भीतर ही 1 से अधिक विद्यालय हैं, तो उसमें जिस विद्यालय में 50 से कम संख्या होगी, उस विद्यालय को
बंद करने की बात नहीं कही, पेयर कर देंगे। उस विद्यालय को हम ज्यादा संख्या वाले विद्यालय के साथ पेयर करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी क्रिस्टल क्लियर कर दिया, बहुत ही स्पष्टता से कहा कि ये जिसमें बच्चे कम थे, ये बच्चे इसमें 2 लेयर बनेगा, जो बाल वाटिका होगी, जो मोदी सरकार लेकर आई नई शिक्षा नीति 2020 जी, उसमें ये आया कि जैसे निजी विद्यालयों में LKG UKG चलता है और उसके बाद बच्चे आगे की पढ़ाई करते हैं, जी। तो हमने अपनी नई शिक्षा नीति में भी स्वीकार किया है कि वो 3 वर्ष से 6 वर्ष के उम्र तक की जो शिक्षा है, यानी कक्षा 2 तक की, वो हमारी आंगनबाड़ी में और बाल वाटिका में होगी, और उसके बाद की जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो हमारे प्राथमिक विद्यालय को होगी। तो आयाम को विस्तार दिया, तो जिसमें संख्या बहुत कम थी, इस स्कूल को उस अधिक संख्या वाले के साथ पेयर किया, और इस वाले में बाल वाटिका चलेगी, यानी KG स्तर की और क्लास 1 स्तर KG से लेकर के 3 वर्ष की उम्र से लेकर 6 वर्ष के उम्र का, जिसको नर्सरी का कहते हैं आप, वो इसमें चलेगा और आगे की शिक्षा उसमें चलेगी। कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा, किसी भी अध्यापक की कोई छटनी नहीं होनी है, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। लेकिन विपक्ष को तो पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो पीडीए पाठशाला करते हैं। तो पीडीए पाठशाला में वो लोग A फॉर अखिलेश और D फॉर डिम्पल, A फॉर आजम, असली मकसद कैसे देखते हैं? मतलब असली मकसद देखिए, उनको चिंता है, उनको चिंता है कि जिस तरह से मोदी योगी सरकार गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रही है, जिस तरह से उनके सामने उत्तर प्रदेश और देश के विकास का विजन रख रही है, जिस तरह से वो चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान की बात कर रही है, जिस तरह से वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में भारत को स्थापित करने में लगी है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना लिया, तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये डिस्कोर्स अगर चलेगा, देश की पॉलिटिक्स अगर विकास के इर्द गिर्द और सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के इर्द गिर्द घूमेगी, तो फिर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और जातीय राजनीति करने वाले कांग्रेस और सपा का क्या होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चे सुभ्रांशु शुक्ला ना बने, वो चाहते हैं कि वो नीरज चोपड़ा और मनु भाकर ना बने, वो चाहते हैं कि बच्चे A फॉर अखिलेश और D फॉर डिम्पल और A फॉर आजम खान ही बने। अगर इतनी परेशानी थी तो एक समय में अखिलेश यादव जी के ट्रेनर, उनके फिलासफर गाइड अमर सिंह क्यों हुआ करते थे? वो किस पीडीए का हिस्सा थे? बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। आप बताइए, आप जब जा करके विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि आपके पिताजी का उत्तर प्रदेश में शासन था, और उस समय इतना नकल का बोलबाला था कि उन्होंने स्वयं अपने बेटे को इस प्रदेश में पढ़ाने लायक नहीं सोचा। तो आज अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी उत्तम हुई है कि आज लोग बाहर जाना छोड़कर इसी प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, वहां बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, ज्यादा बच्चों के मेडिकल में एडमिशन हो रहे हैं। आज कितने लगभग 45 नए विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के सहयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष तो लगातार ये कहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, ये चाहते हैं कि गरीब, उन्होंने स्पष्ट, उनके पार्टी प्रवक्ता ने बहुत स्पेशली कहा है कि जो ये प्राथमिक विद्यालय हैं यहाँ पे पीडीए के ही बच्चे पढ़ते हैं, मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो हैं 90% बच्चे उन्हीं समाज से आते हैं, और ये सरकार की एक चाल है कि ये गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं तो सरकार की नियति में है कि नौकरी देना नहीं है, नौकरी इनके पास है नहीं, तो जब पढ़ेंगे ही नहीं तो इनका पूरी तरीके से सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। वो तो पूरे मंचों से, खुले मंचों से इस तरह की बात और सीधा सीधा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम बाल वाटिका बनाएंगे, अगर पेयर करेंगे, तो इतना कंफ्यूजन कहाँ है? नहीं, कोई कंफ्यूजन उन्होंने कहा, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, उन्होंने ये कहा कि सरकार को यूटर्न लेना पड़ा, सरकार को अपने डिसीजन को वापस लेना पड़ा। कोई सरकार ने यूटर्न नहीं लिया है। देखिए, वो जैसे वो हिटलर का एक प्रचार मंत्री हुआ करता था, H.G. गबल्स जी, तो वो कहता था कि कोई बात अगर बार बार झूठ बात बोली जाए तो लोग उससे सच मान लेंगे। हाँ। उसी रणनीति पर इस समय समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी काम कर रहे हैं। अगर गरीब के बच्चे की चिंता न होती उत्तर प्रदेश सरकार को, तो आप केवल तुलना करके देखिए, आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप कहीं चले जाइए और निष्पक्ष समीक्षा करिए कि 2017 से पहले स्कूलों की दशा और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था और आज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर उसकी चिंता नहीं होती भाजपा सरकार को, तो उनके पीने के पानी,
उनके लिए किचन सेट, उनके लिए डाइनिंग सेट, उनके लिए स्मार्ट क्लास, उनके लिए फर्नीचर और उनके लिए यूनिफॉर्म के साथ खाकी खाकी ड्रेस में जाते थे सपा सरकार के बच्चे। लगता था कि जैसे किसी जेल में से निकल कर आ रहे हो। रंगीन ड्रेस, 2 जोड़ी ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग, ये सारा इंतजाम सरकार क्यों करती? उन स्कूलों में जो कई सारे हजारों स्कूलों में ताले लगे थे, बंद थे, वहां शिक्षकों की भर्ती क्यों करती? कि हम अच्छे शिक्षक मिले उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये आज जो हर गरीब को फ्री में राशन और पूरे शुल्क माफ, ये सारी सुविधाएं किसके लिए कर रही है? तो आप विरोधाभासी बातें क्यों कर रहे हैं? जो सरकार गरीब आदमी के बच्चे को, जो मनरेगा का मजदूर है, उसके बच्चे को भी अच्छी सुविधा और अच्छी शिक्षा मिले, जो SC ST OBC और पिछड़े तबके के गरीब आदमी है, उसके बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिले, उसका प्रबंध कर रही है। आप उस सरकार पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? लेकिन ये सब जो नई व्यवस्थाएं सरकार कर रही है वो सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को, ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को, जहां निजी विद्यालय उपलब्ध नहीं है, वहां भी शिक्षा का स्तर नई शिक्षा के अनुरूप हो सके, आधुनिक हो सके, बच्चे शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सके, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। अब चिंता ये है इन लोगों की कि हम क्या बातें लेकर के हम जाएंगे चुनाव। उन्होंने अभी सदन स्वास्थ्य की स्थिति सुधर रही है, शिक्षा की स्थिति सुधर रही है, सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। कितने एक्सप्रेस वे, कितने हाईवे, कितने हर गांव गली को पक्की सड़कों से जोड़ना, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हुई है। तो अब चिंता तो है सपा को कि एक अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण भी कर लिया 22 में, उसके बाद भी सरकार नहीं बनी, तो अब क्या लेकर जाएंगे? इसलिए वो एक हिंदू समाज को तोड़ने का। अभी उन्होंने सदन में एक प्रश्न खड़ा किया था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के समक्ष कि 3 साल का उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया कि हर साल बच्चों के जो नए एडमिशन हैं उनकी संख्या में गिरावट आई है। उन्होंने 22, 23, 24 3 कुछ कार्यकलाप दिए थे और उसमें बताया है कि जो हर साल जो बच्चों के न्यू एडमिशन होते हैं वो कम हो रहे हैं। तो अगर सरकार इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे रही है, ये विपक्ष का आरोप है कि अगर हर चीज में सरकार अच्छी व्यवस्थाएं दे रही है तो नए बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए संजीव जी, ये जैसे कई तरह के फाल्स नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं देश में, वैसे ही ये भी प्रयास है। अच्छा, 2017 के पहले गरीब आदमी ने, रिक्शे वाले ने, मनरेगा के मजदूर ने, आप ईमानदारी से स्वीकार करेंगे, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना छोड़ दिया था। सही बात है। कई स्कूल तो ताले बंद थे क्योंकि शिक्षक नहीं थे, कई स्कूल में शिक्षक थे लेकिन बच्चे नहीं थे, क्योंकि एक गरीब आदमी भी वो 2 समय का भोजन के बजाय 1 समय का भोजन करता है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। एकदम सही। वो भी अपने बच्चे के बारे में, एक रिक्शे वाला भी, मैं जब गोरखपुर में था तो मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता था, मैं कभी कभी छोड़ने जाता था, तो गरीब परिवार के जो रिक्शा वाले हमारे बच्चे को ले जाते थे स्कूल जी, उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। और मैं जब उनसे पूछता था कि कैसे पढ़ाते हैं, तो कहते थे भैया खून पसीना एक करके जो कमाते हैं, पेट काट करके बच्चे को हम भी अच्छा बनाना चाहते हैं। सही बात। तो गरीब लोगों ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना छोड़ दिया था। जब 2017 में योगी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो एक इंटेंसिव, बड़ा ही सघन अभियान चला, स्कूल चलो अभियान चला, और ये कोशिश की गई कि नहीं, स्कूलों ऑपरेशन कायाकल्प उसी का एक हिस्सा था, 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती उसी का एक हिस्सा था, पठन पाठन का वातावरण ठीक हो उसी का एक हिस्सा था, और बड़ा ही गहन अभियान चलाया सरकार ने। तमाम जनप्रतिनिधियों को, उसमें विधायकों, सांसदों को शामिल किया। मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, के जिलों में गए और वहां स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया जी। और बड़ी संख्या, मैंने आपसे कहा ना कि अब तो वो संख्या करोड़ में जा रही होगी। पिछले कार्यकाल में ही 60 लाख से अधिक पंजीकरण बढ़ा था, अब वो संख्या और करोड़ों से ऊपर चली गई। तो जो भी आउटरीच बच्चे थे, हमने शारदा कार्यक्रम चलाया, हमने जो ड्रॉप आउट हो रहे थे बच्चे, 5 के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे, उनके घर तक शिक्षकों को भेजा। हमारे शिक्षकों ने बहुत परिश्रम किया, ऐसे बच्चों के घर तक गए और उनको स्कूल तक लेकर आया। तो जो बच्चे रीच में नहीं थे, जो बच्चे हमारे स्कूल नेटवर्क से बाहर थे, जब 100% उन बच्चों को हम अपने नेटवर्क में ले आए, तो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना। सही बात है। तो जब अब कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जो स्कूल ना जाता हो,
तो फिर रोज रोज उतनी वृद्धि कहाँ होगी। सही बात है, उस बात की ये योगी सरकार का प्रयास है, ये 17 से 22 का प्रयास है, जिसके कारण कई सारे हमारे सरकारी स्कूलों पे बोर्ड लग जाता है कि अब नया प्रवेश नहीं हो सकता। आप कल्पना कर सकते हैं हाउसफुल कि ये योगी सरकार की देन है कि कई सारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफारिश होती है, कई मॉडल स्कूल खड़े किए हैं, कई पीएम श्री विद्यालय की तर्ज पर मुख्यमंत्री श्री विश्वविद्यालय शुरू किया गया, तमाम ऐसे नए नए अवधारणाएं शुरू की गई, अटल आवासीय योजना जो भी शुरू की हमारे श्रम विभाग ने। तो जब हर गरीब का बच्चा पहले से स्कूल जा रहा है, अब मान लीजिए किसी गांव में 10 लोग ऐसे हों जिनके पास घर ना हो, अब मोदी सरकार ने अगर 10 साल में उन 10 का घर बना दिया हो, तो आप कहिए कि 11वें साल किसी को घर नहीं मिला। जब कोई बेघर है नहीं तो घर कैसे मिलेगा। सही बात है। तो ये उसी तरह की व्याख्या है जो तोड़ मरोड़ कर करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है शिक्षा को लेकर, चूंकि आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो भी उस विभाग के रहे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे शुरुआत में आते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में, और बीच बीच में बड़ा अभियान भी चलता है कि जो प्राइवेट स्कूल है ये बड़ी मनमानी करते हैं, कॉपी किताब की कीमतों को लेके, फीस को लेके, इनकी कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है। मतलब जैसे हॉस्पिटल के क्षेत्र में कोई रेगुलेटर नहीं है, हॉस्पिटल कुछ भी चार्ज करता है, वैसे ही प्राइवेट विद्यालय आज की डेट में देखिए, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर जो इन्फ्लेशन है वो सबसे ज्यादा 2 क्षेत्रों में है, एक चिकित्सा के क्षेत्र में और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में, और ये ऑलमोस्ट 14 से 15% है, जो महंगाई दर से कहीं ज्यादा है। अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो निजीकरण, जो जितने भी ये विद्यालय हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन विद्यालयों में जो पैसा चार्ज होता है, आपने देखा होगा जून जुलाई अगस्त में बहुत तरह की सोशल मीडिया पे न्यूज़ चलती है कि जो एक गरीब परिवार है जो बच्चों को पढ़ाना चाहता है, चलिए प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो उस बोझ के तले दब जाता है। आपकी क्या राय है उसके ऊपर? निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कोई व्यक्ति निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो वो बहुत खर्चीला है। हमारी सरकार ने इसके लिए दोहरा प्रयास किया। एक तो इसी बात को ध्यान में रख करके, चाहे हमारे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की योगी सरकार हो, उन्होंने सरकारी जो हमारा सिस्टम है उसको अप टू डेट करने की कोशिश की। हम क्यों सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करके उनको अच्छा बनाने का प्रयास किए, ताकि जो व्यक्ति सक्षम नहीं है महंगी व्यवस्था में अपने बच्चे को पढ़ाने में, वो उसी स्तर की शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था में सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दे सके। केवल बेसिक में नहीं, माध्यमिक में भी पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं, एडेड जो इंटर कॉलेज निजी प्रबंध तंत्र है, उनको बिल्डिंग के और उनके मेंटेन मरम्मत के ग्रांट देने का काम अभी प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत योगी सरकार ने शुरू किया है। पुराने संस्कृत विद्यालय जो बिल्कुल जीर्ण हो गए थे, उनको उनके भवनों के लिए पैसा देना शुरू किया है। उच्च शिक्षा के संस्थान जो पुराने डिग्री कॉलेज थे उनको देना शुरू किया है। तो पहला तो सरकार ने प्रयास किया है, केंद्र और प्रदेश दोनों ने, कि हमारा सरकारी तंत्र इतना सुव्यवस्थित हो, इतना सुदृढ़ हो कि जो व्यक्ति धन खर्च नहीं कर सकता निजी क्षेत्र में, वो यहाँ अपने बच्चे को, हमने क्यों हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले, इससे केवल इलाज की सुविधा नहीं हुई है, मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं। एक समय में जो देश भर में 10,000 सीटें नहीं थी, आज 50,000 70,000 से ज्यादा सीटें हैं। तो सीटें बढ़ने से जब बच्चे का एडमिशन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो रहा है तो निश्चित रूप से फीस वहां पर कम है। दूसरी तरफ कई तरह के नियम और कई तरह के दिशा निर्देश निजी स्कूलों के लिए भी जारी हुए हैं, लेकिन मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूं और सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में सोच रही है, आगे काम करेगी कि ये निजी अस्पतालों और निजी स्कूलों की शुल्क संरचना और इन सब चीजों के लिए कोई एक कंट्रोलिंग बॉडी जो है, कोई एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कोई एक नियामक संस्था निश्चित रूप से बनाने पर, जैसे आज देखिए रियल एस्टेट के क्षेत्र में रेरा रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह का ढांचा खड़ा करने की आवश्यकता है। बहुत सारी सरकारी उपबंध हैं, लेकिन इसको थोड़ा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है निश्चित रूप से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप ही की सरकार, जब आप सरकार मतलब मैं जब आपको सरकार कहता हूँ, आपके कार्यकाल से मतलब है, 2017 से 22 का एक मुद्दा है जो अभी तक नहीं सुलझ पा रहा है। अभी कल के भी अखबार में न्यूज़ थी कि जो 69,000 जो बेसिक के शिक्षक हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के यहाँ भी धरना दिया। अब बेसिक के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पास भी धरना दे रहे हैं, परेशान हैं। उनको
क्या उनकी आखिर दिक्कतें क्या हैं, क्यों नहीं उनका समाधान हो रहा है? उनकी जो दिक्कतें हैं सरकार उनका समाधान नहीं करना चाहती है, या वो जो उनकी शिकायतें हैं वो निराधार है? नहीं, देखिए, आप बीजेपी की सरकार, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की योगी सरकार हो, उस पर ये आरोप तो नहीं लगा सकते कि समस्या का समाधान नहीं चाहती है। ये जब से भाजपा की सरकारें आई हैं देश भर में, वो लगातार जनता की समस्या के समाधान का ही प्रयास कर रहे हैं। अब इसके कुछ तकनीकी पहलू हैं, चूंकि आज मैं उस दायित्व पर नहीं हूं और चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, तो इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नीतिगत करना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी सरकार में, योगी सरकार में कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी संविधान विरुद्ध नहीं होता, कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं होता। कई बार चीजों की व्याख्या करने में, चीजों को समझने में हो जाता है ऐसा कि बातें स्पष्ट नहीं होती। लेकिन चूंकि अब ये मामला माननीय न्यायालय में है, तो उचित होगा कि वहां से ही कोई निर्णय आए, या सरकार बहुत ही जिम्मेदार सरकार है, सरकार हर समस्या के समाधान पर लगी है। मेरा अब चूंकि मैं उस विभाग का मंत्री नहीं हूँ, मैं किसी विभाग का मंत्री नहीं हूँ इस समय, इसलिए मुझे लगता है कि उस मुद्दे पर बोलना उचित नहीं होगा। चलिए, अच्छी बात है। अभी जैसे हम लोग वर्तमान मुद्दों पे बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा शिक्षा से हटकर बात करते हैं, आपके विभाग से हटकर बात करते हैं। प्रदेश की राजनीति में इस समय बड़ा उथल-पुथल है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। बहुत सारे मुद्दे ऐसे गर्म हैं। विपक्ष में बड़ी टूट हो रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, किसी को निष्कासित किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि अभी जो इनको हाल में पार्टी से निष्कासित किया गया पूजा पाल, समाजवादी पार्टी से विधायक थे, उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। और अब ये अफवाहें हैं, सोशल मीडिया का बाजार गर्म है पूरी तरीके से, कि उनको शायद भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में जगह देना चाह रही है। क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है, कितनी सच्चाई है इन बातों संजू जी, इस बारे में तो ना मुझे कोई जानकारी है, ना मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी क्यों टूट हो रही है आखिर? हाँ, समाजवादी पार्टी इस समय एक द्वंद में फंसी हुई है। अच्छा, रास्ता नहीं तय कर पा रही। जैसे अभी मैं पीडीए वाली बात पर कह रहा था, पूजा पाल के बारे में भी जब उनके कुछ विधायकों पर उन्होंने आरोप लगाया, चाहे मनोज पांडे जी हों, चाहे राकेश प्रताप सिंह जी हों, चाहे अभय सिंह जी हों, कि इन लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में भाजपा के लिए वोट दिया, पूजा पाल जी पर भी आरोप लगाया था। लेकिन पब्लिकली कहा था अखिलेश यादव ने कि बाकी तीनों पीडीए वाले नहीं थे, और चूंकि वो बहुत ही स्पष्टता से कह रहे हैं कि हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, लाला, अन्य जो वैश्य, जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो हमको नहीं चाहिए। वो तो पहली बार कोई ऐसा नेता इस देश में दिखा है जो बिल्कुल कैटेगरिकली कहता है कि हमको केवल इस जाति का वोट चाहिए, बाकी लोगों का नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह चूंकि पीडीए के नहीं, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया। पूजा पाल को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये पीडीए की थी। तो जब पूजा पाल को आप पीडीए वाला होने के नाते छोड़े थे, तो आज क्यों निकाल दिए? सिर्फ इसलिए निकाल दिए क्योंकि एक महिला जिसके विवाह को अभी चंद दिन हुए थे, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन हुए थे, और उसके पति को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके अतीक अहमद या उनके लोगों के द्वारा सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। वो न्याय की उम्मीद में थी। आपकी एक सरकार रही 5 साल, उसमें भी आपने उसको न्याय नहीं दिया। और जब योगी सरकार में उनको न्याय मिला, जो आतताई या जिसको भी वो अन्याय का पर्याय समझती थी, वो नेस्त नाबूद हुए। इस सरकार की कानून व्यवस्था अच्छी हुई। तो अगर एक पीडीए की विधायक ने सदन में, विधानसभा में अधिकार, इसीलिए विधायक चुन कर आता है कि सदन में अपनी बात कहे, और अगर ये कह दिया कि भाई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मैं योगी सरकार की प्रशंसा करती हूँ, विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका तो यही है कि सरकार कुछ अच्छा कर रही हो तो उसकी तारीफ करिए, सरकार कुछ गलत कर रही हो तो उसकी आलोचना करिए। तो एक पीडीए का हिस्सा, एक पिछड़े वर्ग की विधायक, एक महिला, एक विधवा, जो समाज के सबसे वो व्यक्ति है जिसके साथ सबको खड़ा होना चाहिए, उसने एक सच बोल दिया। सच बोलने के कारण आपने उसको बाहर कर दिया। तो पीडीए की कली तो रोज खुल रही है, अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में भी खुलेगी, आने वाले अन्य मुद्दों पर भी खुलेगी। तो ये ढकोसला है पीडीए का उनका, वो डेस्परेट है इस समय।
समझ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उसी में उनसे तमाम गलतियां हो रही हैं। और आप देखिएगा अभी 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में भगदड़ मचेगी। अच्छा, और बड़ी संख्या में लोग सभा को छोड़कर लेकिन वो तो लगातार मतलब सरकार पर ही आरोप लगाते हैं और बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली एक आरोप लगाया था कि इस सरकार में, चूंकि आप एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणों की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। उनके कई नेता, कई प्रवक्ता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में ब्राह्मणों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है और वो सुरक्षित नहीं है, उनको कोई पद नहीं मिलता है, उनकी जो है कोई सुनवाई नहीं की जाती है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ब्राह्मण हैं। प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बड़े ही वो तो उनके बारे में उनकी अलग राय है। वो कहते हैं कि डिप्टी सीएम कोई ब्राह्मण है। इसके पहले के डिप्टी सीएम और शिक्षा विभाग के मंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ब्राह्मण हैं। कई मंत्री और कई सांसद, कई तमाम सारे जिम्मेदार पदों पर रहे। और मैं बस एक सवाल केवल मेरे मन में उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, स्थान नहीं है, तो इसके अलावा दूसरा कौन दल है जहां है? तो कहते हैं हमने अपने आप एक कांग्रेस है जहां राहुल गांधी जी खुले मंचों पर ब्राह्मणों को गाली देते हैं। एक समाजवादी पार्टी है जिसने पता नहीं किस राजनीतिक व्यवस्था में, शायद शिवपाल जी को नेता विपक्ष बनाते तो पार्टी टूटने का खतरा था या क्या हो सकता था पता नहीं, किसी व्यवस्था में नेता विरोधी दल जरूर बना दिया हो, लेकिन नेता विरोधी दल से हर मंच पर ये कहलवाते हैं। और मैं कहीं एक उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि मैं जरूर ब्राह्मण जरूर हूं और लेकिन मैं राजनीति पीडीए की करता हूं। मतलब उनको ये कहने में भी डर लगता है कि मैं ब्राह्मण हूं। मुझे गर्व है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन इस बात पर भी गर्व है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में पुष्पित पल्लवित हुआ, जिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सामाजिक कार्य करने की ट्रेनिंग मिली, प्रशिक्षण मिला, और जिस भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, ये इस आधार पर राजनीति नहीं करती। मैंने आपसे कहा कार्यकर्ता के समर्पण, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, कार्य की आवश्यकता के आधार पर जिम्मेदारी मिलती है। और अब कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको छेड़ने पर फिर बात बहुत आगे तक जाएगी कि भाई फिर वो कन्नौज के नीरज पाठक कौन थे जिनका सिर धड़ से अलग करा दिया गया था और आरोप सीधे सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पर लगा था। तमाम सारे खुले आम उन्होंने 19 के लोकसभा चुनाव में कुछ ब्राह्मण उनके पास टिकट मांगने गए थे तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण को टिकट क्यों दूं, ब्राह्मण तो मुझे वोट नहीं देता है। फिर भी तो अभी इटावा की घटना घटी जी, एक इटावा की घटना घटी, एक कथावाचक का एक प्रकरण आया जी। मेरा ये कहना है कि वो कथावाचक चाहे जिस जाति के होते, अगर वो कोई ढोंग रचेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत परिचय देगा तो निश्चित रूप से उसके प्रति एक आक्रोश होगा। आक्रोश व्यक्त करने का तरीका एक होता है, कानून का सहारा लेना चाहिए, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। इसलिए जिन लोगों ने उनके प्रति दुर्व्यवहार किया वो भी गलत हुआ, इसमें कानून को अपना काम करने देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कथावाचक को तो बुला के सम्मानित नहीं किया, कथावाचक के साथ कोई दुर्व्यवहार करने वाले को तो भाजपा ने किसी अदना नेता ने भी सम्मानित नहीं किया, लेकिन आप तो एक पक्ष को बुलाकर अपने कार्यालय पर सम्मानित करने लगे। तो ये जाति का जहर बोने का काम तो हमेशा से समाजवादी पार्टी करती आई है। और जहां कहीं ब्राह्मणों का मामला आ जाता है, अगर ब्राह्मण का किसी मुस्लिम से हो जाए, ब्राह्मण का किसी और से हो जाए, तो सारी राजनीतिक मर्यादा भूलकर एकदम से खुलेआम नंगे होकर के ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। तो समाजवादी पार्टी को तो ये कहने का अधिकार कहीं से नहीं है। मनोज पांडे ब्राह्मण थे जो आपने उनको तुरंत निकाल दिया, लेकिन उनको तो स्थिति भी काफी अच्छी थी उनकी सरकार के अंदर। मैं यही कह रहा हूं, कुछ रहे। अरे तो एक ब्राह्मण चेहरा एक बड़ा नेता बन जाता तो ये समाजवादी पार्टी को तो खुद पार्टी छोड़ के गया, उनको निकाला तो बाद में गया। वो घुटन महसूस कर रहे थे। अच्छा। वो जिन समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर के आए थे, उन नीतियों पर तो पार्टी काम नहीं कर रही थी। पार्टी तो तमाम ऐसे गुंडा एलिमेंट को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे जो है विचार जनेश्वर मिश्र जी के हैं और हर बार अभी उन्होंने जनेश्वर जयंती भी बनाई, इतना बड़ा पार्क बनाया। नहीं ये नहीं तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये ढकोसला करते हैं। अच्छा,
ये ढकोसला करते हैं, ये चुनावी मजबूरियों में इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अन्य दूसरी सामान्य वर्ग की जातियां हों या ओबीसी हो, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? देश के एक अति पिछड़े वर्ग के एक अति पिछड़े परिवार में, एक चाय बेचने वाले परिवार में पैदा हुआ एक बेटा लगातार तीसरी बार देश की जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो पार्टी ने ही बनाया था। देश के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री देख लीजिए आप, केंद्र से लेकर केंद्र की कैबिनेट में पहली बार इतने पिछड़े वर्ग के मंत्री बने हैं। आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था। प्रदेश की कैबिनेट में देख लीजिए, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप कोई लगाता है तो वो बिल्कुल निराधार है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं। अच्छा, अब एक दो अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने विपक्ष में समाजवादी पार्टी के बारे में बात किया, एक विपक्ष में एक बहुत बड़ा तमका कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ भी है और कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं। आपको नहीं लगता है कि पिछले कुछ समय से वो जो राजनीति है बहुजन समाज पार्टी की, वो कहीं ना कहीं भटक गई है? मार्केट में या समाज में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। कैसे देखते हैं आप बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को आने वाले समय में? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और वहां की कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं। देखिए, बहन मायावती जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और एक जमीनी राजनीति का बड़ा उनका अनुभव है जी। इसलिए मेरे जैसे एक व्यक्ति का उनके राजनीति या उनके पार्टी पर दूसरी पार्टी का मामला है, कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इधर के वर्षों में हम लोग जो देख रहे हैं, सपा और बसपा में जब मैं विश्लेषण करता हूं, समाजवादी पार्टी मोदी सरकार या योगी सरकार के हर मुद्दे का विरोध करती है। मतलब वो भारत पाकिस्तान का मुद्दा आ जाता है तो भी सरकार का साथ नहीं देती है, वो कोई देश के विकास का मुद्दा आता है तो भी सरकार का साथ नहीं देती है। लेकिन बहन मायावती जी इधर जब भी कोई राष्ट्रीय मुद्दा आता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का विषय हो, चाहे वो भारत अमेरिका के रिश्तों में अभी जो टैरिफ को लेकर के तलखी आई है, चाहे वो मुद्दा हो, चाहे जब कभी भारत चीन को लेकर के कोई बात आती है, चाहे देश के विकास को लेकर बात आती है, तो बहन मायावती जी इन वर्षों में राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत खुल करके अपने विचार व्यक्त करती हैं और देश के साथ खड़ी होती हैं और देश के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी होती हैं। वैचारिक रूप से वो विरोध करती रहती हैं, अगर सरकार का कोई काम उनको उचित नहीं लगता है तो उसकी आलोचना भी करती हैं। लेकिन जहां मुद्दा देश का आता है, जहां मुद्दा राष्ट्रीय अस्मिता का आता है, जहां मुद्दा भारत के सम्मान और स्वाभिमान का आता है, जहां मुद्दा भारत और पाकिस्तान का आता है, तो वो खुल करके सरकार के साथ खड़ी होती हैं। तो ये परिवर्तन तो आया है इधर उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में। शेष उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं और उचित भी नहीं। चलिए, अच्छी बात है। ये बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों पे हमने डिस्कशन किया और जैसा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है बेबाक सवाल और उसके बेबाक जवाब, तो आपने उसमें बहुत निर्भीक तरीके से और बहुत सच्चाई से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। हम उसके लिए आपके आभारी हैं। कुछ व्यक्तिगत प्रश्न जैसे जो मैं शुरुआत में पूछना चाह रहा था कि एक मंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, 5 साल मंत्री रहे आप, मतलब आधे कार्यकाल में कोविड को हटा दें तो, और बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। उसके बाद चलिए किसी परिस्थिति की वजह से चुनाव हार गए, आज एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहां भी पार्टी प्रोग्राम लगाती है चाहते हैं, कैसे अपने जो समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा जो कठिनाई होती है वो परिवार को संभालने की, समन्वय करने की। इस मामले में मेरी धर्मपत्नी, वो भी प्रोफेसर है जी, बताया लखनऊ के ही कॉलेज में जी, तो वो परिवार का पूरा हिस्सा वो संभालती हैं। बच्चे छोटे हैं हमारे, एक बेटा है कक्षा 8 में पढ़ता है, बिटिया है कक्षा 5 में पढ़ती है। तो इस पक्ष से मतलब घर की व्यवस्था और बेटे और बेटी की शिक्षा और इस चिंता से मैं मुक्त रहता हूँ। ये हमारी धर्मपत्नी जो प्रोफेसर कल्याणी है, वो इस पक्ष को संभालती हैं और इसलिए मैं पूरा समय, क्योंकि हमारा कॉलेज भी पहले मैं कुशीनगर में था, अब सिद्धार्थ नगर में ही ट्रांसफर ले लिया, तो रोज जिले में रहता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ। हमारे घर से, हमारे क्षेत्र से आधे घंटे की दूरी पर जिला मुख्यालय है, वहीं कॉलेज है, तो कॉलेज भी जाता हूँ, क्षेत्र में भी रहता हूँ। मैं
चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में सक्रिय मैं 24/7 हमेशा क्षेत्र में बना रहता हूँ। और ये जुनून है ना एक, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने के समय से ही और बाद में पार्टी में भी, हमारी पार्टी तो 24/7 वाली पार्टी है। चुनाव रहे ना रहे, रोज कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, रोज कोई ना कोई अभियान होता है। चुनाव हारा तब से एक भी दिन बैठने का अवसर नहीं मिला अपना क्षेत्र। और फिर पार्टी ने तुरंत बाद नगर निगम का चुनाव आ गया तो झांसी नगर निगम के चुनाव का सह प्रभारी बना दिया बेबी रानी मौर्य जी के साथ। फिर उसके बाद उसी बीच कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ तो 2 महीना वहां भेज दिया। एक विधानसभा रायचूर जिले का मस्की था, वहां का प्रभारी बना दिया। फिर लोकसभा चुनाव आया तो मुझे सौभाग्य मिला माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभी लोकसभा चुनाव का प्रभारी रहा 3 महीना वहां पर। फिर अभी दिल्ली का ये महत्वपूर्ण चुनाव जिसमें भाजपा की सरकार बनी तो उसमें एक विधानसभा का प्रभारी बना दिया। कई सारे अभियान, कभी अम्बेडकर सम्मान अभियान होता है, कभी अहिल्याबाई होलकर अभियान चलता है, कभी वन नेशन वन इलेक्शन अभियान चलता है। तो इस हर अभियान में पार्टी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लगातार सक्रिय रहते हैं का, कार्यकर्ताओं से मिलने का, तमाम ऐसे संगठनात्मक अभियानों में, अपने क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों में। तो चूंकि परिवार की चिंता से थोड़ा मुक्त रहता हूँ श्रीमती जी के कारण, तो इसलिए हो जाता है। उनका भी मतलब पूरी तरीके से आनंद भी आता है और प्रबंधन भी हो जाता है। म्यूजिक वगैरह का शौक है, गाने गुनगुनाने का कुछ आता है? गुनगुनाना तो मुझे लगता है हर आदमी गुनगुनाता है। गा तो नहीं पाता हूँ, लेकिन अच्छे गाने सुनने का, और खासकर हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने और कुछ जगजीत सिंह के गजल, कोई अगर एक आधा 2 लाइन गुनगुना किशोर कुमार को ज्यादा मैं, कोई भी मतलब ऐसे टूटे फूटे जो है, और मुकेश का तो बिल्कुल फैन हूँ। फिल्में देखने का भी बहुत शौक है। विधायक मंत्री रहते तो ज्यादा मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस बीच रिसेंट में कोई आपने परिवार लखनऊ में रहता है तो कई बार परिवार के साथ चले जाते हैं। अभी बहुत अच्छी फिल्म देखी है हमने, ये नरसिम्हा करके आई है। हाँ, नरसिम्हा, जो भक्त प्रहलाद और जी। भगवान के नरसिम्हा अवतार के ऊपर ऐसे ही ये एक फिल्म आई थी रॉकेटरी करके, वो फिल्म बहुत अच्छी आई। एक मणिकर्णिका जो रानी, झांसी की रानी पर कंगना रनौत की आई थी। जी। ऐसे जब कोई ऐसी फिल्म आती है, ब्रह्मास्त्र आया था, जब कोई ऐसी फिल्म आती है, जब लगता है पिक्चर आती है, हाँ, अलग अलग हट करके किसी कंसेप्ट पर है, या कोई पारिवारिक फिल्म आ जाए। कभी कभी मनोरंजक फिल्में भी बच्चे जिद करते हैं, हाँ, तो बच्चों के साथ, परिवार के साथ जाना पड़ता है। इसी बहाने 3 घंटे बच्चों के साथ बिताने का अवसर भी मिलता है। लेकिन गीत संगीत और फिल्मों का शौक है। किताबें पढ़ने का समय कम मिलता है अब, लेकिन जब कभी सिद्धार्थनगर से लखनऊ की यात्रा होती है, या किसी दूसरे जिले में किसी पार्टी के कार्यक्रम के कारण यात्रा होती है, या ट्रेन की यात्रा होती है, फ्लाइट की यात्रा होती है, तो कोई ना कोई किताब साथ रखता हूँ। और पढ़ने का शौक है, पढ़ने का शौक, लिखने का भी शौक था। कॉलेज में कहानियां लिखता था या और भी चीजें, लेकिन अब वो राजनीति की व्यस्तता के कारण और हमारी पार्टी के इतने रोज कार्यक्रम होते हैं, उसकी व्यस्तता के कारण लिखने का समय तो नहीं निकाल पाता हूँ। लेकिन अखबारों के संपादकीय और कोई नई पुस्तक अच्छी आ जाती है किसी मुद्दे पर, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो कोई अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई आलेख आता है या कोई पुस्तक आती है, तो समय निकाल कर उसको पढ़ने की कोशिश जरूर करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपकी। अच्छा, आपकी झलक जब आप बात करते हैं तो पूरी तरीके से लगता भी है बहुत सुगम है। और जैसे एक बात करते हैं, मैं भी बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिलता रहता हूँ, समाज सेवियों से मिलता हूँ, लेकिन जो बात का कहने का आपका एक तरीका है जो सुगम, जिसको बोलते हैं बहुत सहज तरीके से, मतलब मैं इतनी देर से सुन रहा था कि अगर आपने विपक्ष पे टिप्पणी भी लगाई है तो बड़े सुगमता से आपने अपनी बात कही है। ये आपकी एक अद्भुत कला है, और आपके पास साक्षात माँ सरस्वती की जो है आपकी विशेष कृपा है, मैं ये कह सकता हूँ वाणी के ऊपर, और बड़ा अच्छा साक्षात्कार ये रहा। तो आज हमारे बीच में, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डिबेट जिनका एक रुचि का सब्जेक्ट रहा हो, और आपने सुना ही, और बाकी कार्यकाल बड़ा शानदार रहा। आने वाले भविष्य में हमारी तरफ से पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी जी को इनके भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं। आज अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये एक निश्चित रूप से एक ऐसा मंच है आजकल जिस माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाई जा सकती है, तो आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।